नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो एमटीएस के 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जीके और इंग्लिश का। तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पर जब से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है तो 2017 से लेकर अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर जो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इससे हमें क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कल हमने 16 सितंबर 2017 जो शिफ्ट 1 के इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? तो नेशनल इनकम होती है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर प्राप्त किए गए कुल धन को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो यानी कि जो पूरा आपका एनुअल ईयर होता है, एक साल में जितने प्रकार की देश में जो वस्तुएं हैं बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं, ठीक है, और जो सेवाएं होती हैं उनका अगर मुद्रित मूल्य निकालें, यही हमारी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। तो यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है, यानी ये गलत है। 5 वर्ष गलत है। या 1 वर्ष में बाहर, देश के बाहर उत्पादित हैं, तो नेशनल इनकम कैसे हो सकती है? तो आप अगर को नहीं भी आ रहा है तो आप 3 क्वेश्चन को 3 जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मुद्रा मूल्य होता है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कैसे की जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसका पता करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपका जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से जो मुद्रा का मूल ह्रास है, यानी कि समय समय पर आपने देखा होगा कि डॉलर की कीमत कभी बढ़ जाती है, कभी डॉलर की कीमत कम हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि किसी देश की जो करेंसी है, ठीक है, उसमें कितना ह्रास हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद होता है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, इसमें से अगर आप मूल ह्रास को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल आएगा। तो एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जीएनपी में से मूल ह्रास को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं किसमें दिया है, फर्स्ट में दिया है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय संविधान किस तारीख से पूरी तरह से लागू हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसको बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इसके जो जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने इसका पूरा मसौदा तैयार किया था। और 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में इसको समय लगा था। और फाइनली जा करके 26 नवंबर 1949 के जा करके हमारा संविधान क्या हो गया था, बनकर रेडी हो गया था। लेकिन आपको पता है ये लागू नहीं हुआ था। ये लागू हुआ जाकर कब? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे? तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू हुआ क्योंकि 1930 में 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ पर इसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और जब इस स्वाधीनता दिवस के दिन को याद रखने के लिए जो आपका संविधान है ये 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो इसी कारण से पूरी तरीके से जो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमटीएस में इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, भारतीय संसद में कितने सदन है? सभी को पता है 2 सदन है। एक आपका है लोकसभा और दूसरा आपका कौन सा है, राज्यसभा। जो राज्यसभा है इसको बोलते हैं अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, और जो लोकसभा है इसको बोलते हैं निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। ठीक है, और अधिकतम इसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 552, लेकिन जो एंग्लो इंडियन वाला पार्ट था वो हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 550 मेंबर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
पत्थर के औजार किस काल में बनाए जाते थे। तो जैसे कि यहाँ पे बात हो रही पत्थर, और पत्थर को शुद्ध संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, पाषाण कहा जाता है। तो ये तो पता चल गया कि पाषाण काल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें चारों ऑप्शन में ही पाषाण दिया गया है, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरा पाषाण काल, क्योंकि पुरा पाषाण युग के दौरान मनुष्य पशुओं का शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे। और जो पुरा पाषाण काल की जो अवधि मानी जाती है वो 2.6 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 साल पहले तक की मानी जाती है। तो पत्थरों का औजार किस काल में पाए गए थे, पुरा पाषाण काल में पाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूरोप में कालीकट से पुर्तगालियों द्वारा ले जाए गए सूती कपड़ों का नाम क्या रखा गया था। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो भारत की खोज हुई थी, यानी सबसे पहले भारत में कौन आए थे, वो पुर्तगाली आए थे। और कौन सा पुर्तगाली था, वो था वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था। और कब आया था, 1498 में आया था। वास्तव में ये अमेरिका की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन ये पहुंच गया था भारत। और अमेरिका की खोज किसने की थी, वो की थी कोलंबस ने। किसने की थी, कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने 1498 में। और 1498 में आया कहाँ था, ये पहुंचा था कालीकट के तट पर, गोवा के पास में है कालीकट का तट, वहाँ पर ये पहुंचा हुआ था। तो जो कालीकट के तट है वहाँ से जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने जो सूती कपड़ों का व्यापार किया था, तो जिस सूती कपड़ों को वो लेकर के व्यापार कर रहे थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था कैलिको। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको ये जानकारी भी देखनी पड़ेगी कि कैलिको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कालीकट में उत्पन्न होते थे। ये वाला आपका जो कॉटन था, सूती कपड़े थे। और भारत 1750 के दशक में सूती वस्त्रों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपसे कहें सूती कपड़ों का उत्पादन 1750 की बात हो रही है यहाँ पे, तब सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था सूती का, वो कहाँ पे होता था, भारत में होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 8 ग्रह में से सूर्य से बुध की स्थिति क्या है। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आपका सन है। ठीक है, सन के बाद अगर आप देखेंगे पहला ग्रह आपका कौन सा दिया गया, मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आपका आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। मरकरी का मतलब क्या होता है, बुध ग्रह। ठीक है, वीनस का मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह। इसके बाद हमारे तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी। चौथे नंबर पे आपका आता है मंगल ग्रह। ठीक है, और फिर आपका आता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, फिर आपका आता है शनि, और फिर लास्ट में आपके बचते हैं यूरेनस का मतलब होता है अरुण, और जो नेपच्यून होता है इसका मतलब होता है वरुण। तो ये हमारा क्या है, एक क्रम है जो कि सूर्य से दूरी के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया 8 ग्रहों में से सूर्य से बुध की स्थिति क्या है, तो मरकरी यानी पहला ही ग्रह है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि बुध सौर प्रणाली में सबसे छोटा ग्रह है। इसके सूर्य के चारों ओर कच्छी अवधि 88 दिन की है, यानी सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। ठीक है, और जो कि सबसे कम पास में होने के कारण और सबसे छोटा होने के कारण ये जो कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और ये वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी कि ये हमारी ये कर्क रेखा है जो नॉर्थन वाले पार्ट में पाई जाती है। और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और जो ग्रीन ये नीचे वाला देख रहे हैं इसको कहा जाता है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सनलाइट होती है ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करती है, पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला क्या कहलाता है, साउदर्न पार्ट। तो जो मकर रेखा है और जो कर्क रेखा है, इन दोनों के जो बीच का भाग होता है यानी ये वाले भाग की बात हो रही है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन को हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाए, करेक्ट, क्योंकि ये हमारी कर्क रेखा है और कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच वाला भाग है यही क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसकी जड़ें नहीं खाई जाती हैं। तो गाजर की जो क्योंकि जड़ ही होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर उगती है तो इसको खाते हैं। कसावा इसकी भी जड़ें खाते हैं, मूली इसकी भी जड़ें खाते हैं, लेकिन नहीं, गेहूं की जड़ें नहीं खाते हैं। जो आपके गेहूं होता है इसकी हम फलियां खाते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग आटा बनाने में, रोटी बनाने में और अन्य जो आपके बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने से रोकता है। यानी कि कौन सा जो विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो विटामिन ए है इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। और ये सबसे ज़्यादा किसके लिए हेल्पफुल है, ये हमारे जो आंखों की रोशनी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, जो अंधेरे में आपको क्या करता है, कम दिखाई देने की या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो विटामिन
विटामिन बी है, इससे बैरी वैरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है, जो हमारे मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग भी जिसको कहते हैं। और जो विटामिन ई होता है, ठीक है, ये फर्टाइलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो विटामिन के होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ही विटामिन बता दिए हैं। तो यहाँ पे रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है, तो विटामिन के यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एमटीएस लेवल पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं या आपके पानी में घुलनशील हैं। तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं, कीड़ा। क्या याद कर सकते हैं, कीड़ा। जो कीड़ा होता है डेफिनेटली एक, जैसे ये मान लो ये आपका क्या है, फैट, ठीक है, फैट को कहा जाता है बसा, और ये आपका एक दूसरे कंटेनर रखा हुआ है वाटर यानी कि पानी। तो क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में से जो विटामिन है वो कौन सा बसा में घुलनशील है, कौन सा पानी में घुलनशील है। अब जो कीड़ा होता है नॉर्मल पानी में तो नहीं घुलेगा, उसके लिए कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड चाहिए, वो केमिकल कंपाउंड मान लो फैट है। तो जो कीड़ा है वो आपका बसा में घुलनशील है, और फिर बचा कौन सा, बीसी, ठीक है, वो आपका पानी में घुलनशील है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए ये आपके बसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी ये आपके पानी में घुलनशील है। आप कीड़ा ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो सीधा ऐसे याद कर लो, भैंस गई पानी में, तो भैंस से बीसी और बीसी पानी में घुलनशील है, और बकाया जो बचे हो के ई डी है ये आपके फैट में घुलनशील है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मनुष्यों में पसलियां जो होती हैं, यानी पसलियों को बोलते हैं रिब्स, ठीक है, जो हमारे सीने के आगे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, ये किससे जुड़ी होती है। इसको इंग्लिश में इसलिए ट्रांसलेट कर दिया गया क्योंकि इसकी जो हिंदी है वो समझने में थोड़ा कठिन है और इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। तो जो पसलियाँ होती हैं यानी कि जो रिब्स होती हैं ये आपकी जुड़ी होती है किससे, स्टर्नम से, ठीक है। और स्टर्नम का हिंदी मतलब होता है उरास्थि, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रवाहकत्व होता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो प्रवाहकत्व की इकाई क्या होगी। तो व्युत्क्रम, जैसे आप प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रवाहकत्व के, किसके, प्रवाहकत्व के। तो प्रवाहकत्व की इकाई पूछी है, तो प्रवाहकत्व का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इन्वर्सली यानी कि अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की जो आपकी यूनिट दी गई वो क्या दी गई, ओम दी गई है। और जब ओम नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता कब होती है, जब निकाय, अब यहाँ पे एक कंडीशन बना के दे दी है, जब निकाय झुकी हुई सतह पर नीचे धकेला जाता है। मान लो ये झुकी हुई सतह है, ठीक है, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है वो रोल करते हुए यहाँ की ओर आ रहा है, तो तब आपका कम ऊर्जा लगेगी। लंबवत ऊपर की ओर उठाया जाता है, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ऊपर की ओर उठाएंगे तब लगेगी। या चिकने रोलर्स पर धकेला जाता है, ये मान लो एक बिल्कुल आपका फर्श है जो कि पूरी तरीके से क्या चिकना है, ठीक है, और किसी समतल क्षैतिज सतह पर खींचे, ये समतल सतह ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये चिकना है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखो किसी भी चीज़ को अगर क्या करना है, आगे पीछे खिसकाना है, तब उसमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई सरफेस चिकनी है, चिकने का मतलब वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन, जो आपका घर्षण होगा बहुत ही कम होगा, और जब घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा तो वहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होगी। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिकने रोलर्स पे जब धकेला जाता है तब हमें कम यानी कि न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे जो पहला पेज आता है खुल करके वो आपका कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है भैया, होम पेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, सोडियम का मतलब क्या होता है, Na, और ये रिएक्ट किससे कर रहा है, फ्लोरीन से। आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है और आपका जो फ्लोरीन है, ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, ये आपके आयनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि जब सोडियम क्या करता है, फ्लोरीन से मैच करता है तो ये बनाता है NaF। क्या बनाता है, NaF बनाता है। आपको पता है Na आपका पॉजिटिव है, F आपका क्या है, नेगेटिव है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो जो भी ये एक कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि जो भी जिस प्रकार का आपका ये यौगिक बना रहे हैं, अब जब इसमें प्लस और माइनस दोनों तरीके से मिल जाएंगे तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है वो आसानी से प्रभावित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब सोडियम फ्लोरीन से क्रिया करता है तो एक ऐसे पिघले हुए यौगिक के रूप में बन जाता है जिसमें बिजली का एक अच्छा संवाहक हो जाता है, यानी कि करंट को आसानी से फ्लो कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, अमलगम का आवश्यक घटक क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अमलगम क्या होता है। किसी भी धातु के साथ अगर आप किसका मिश्रण कर दें, पारा,
कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, पारा, पारा का मतलब सिंबल क्या होता है Hg, तो जिस मेटल के साथ आप अगर मरकरी मिला देंगे तो उसके बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, उसी धातु का अमलगम बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, अमलगम। तो अमलगम के लिए आवश्यक घटक क्या है, पारा होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं ये मान लो अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बाहर आप ये जानते हैं ये आपकी ओजोन लेयर है। कौन सी लेयर, ओजोन लेयर। और ये मान लीजिए आपका क्या है, सन है। तो ठीक है, अब सन से क्या है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, ओजोन लेयर से टकरा करके वापस चली जा रही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे ओजोन लेयर के छिद्र हो चुके हैं, ठीक है, या मान लो जो आपकी सन की हीट है वो पृथ्वी के अंदर तक आ रही है, लेकिन कुछ जो पृथ्वी की जो पॉल्यूशन से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ये उत्सर्जित हो रही हैं, ये जाकर के ओजोन लेयर के पास में इस तरीके से क्या हो चुकी हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं। तो जो पृथ्वी की जो हीट है, मतलब सन की जो हीट है वो पृथ्वी के अंदर तो आ रही है, लेकिन अंदर आने के बाद ट्रैप बन गया है, ये वापस बाहर नहीं जा पा रही है। और जब वापस बाहर नहीं जा पा रही है, जिसके कारण से दिक्कत ये हो रही है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों से जो पृथ्वी का औसत तापमान है ये प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बीपीएल, यानी कि बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होते हैं उनके लिए ये योजना है। क्या है, श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करती है। तो कौन सी योजना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अक्सर आपको कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री वयोश्री ये नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए, ये योजना में क्या क्या आया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक ऐसी योजना है जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता, चश्मा, व्हीलचेयर, डेंचर आदि जैसे सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 1 अप्रैल 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह सहायता उपलब्ध कराने और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी पीएसयू के कृत्रिम अंग निर्माण एलिम को जो आपकी एक संस्था है उसको ये दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर पहले तो पता होना चाहिए क्या करता है। ये आपके एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, यानी कि वायुदाब को मापने का कार्य करता है। और इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था किसने, ई टॉरिसली ने किया था। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण बैरोमीटर का आविष्कार, ठीक है, पूरा इनका नाम दिया गया इवेंजेलिस्टा टॉरिकली 1643 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और ये कौन थे, जो आपके गैलीली थे, उनके ये स्टूडेंट थे। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन क्या है, जब ये 17 में पूछा गया था उसके आधार पर ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन वर्तमान में तो ये टाइम हो चुका है। लेकिन फिर भी आप अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो आपका इंग्लैंड में हुआ था 2019 का आईसीसी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या है। किस कला को ग्रीको बुद्धिस्ट कला के रूप में भी जाना जाता है, यानी ग्रीक और बुद्ध दोनों धर्म का जो मिक्सड आर्ट है वो कौन सी शैली है, वो आपकी है गांधार शैली। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे वर्ष 2015। मैंने आपसे कहा ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय तो जो 2015 में मिला था वो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था। लेकिन आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में 2019 में 3 लोगों को क्या मिल चुका है, भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो इसमें जो आपके प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उनको भी आपका क्या हुआ है, ये मिला हुआ है भारत रत्न अवार्ड। प्रणब मुखर्जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद दूसरे किनको मिला था, ये मिला था भूपेन हजारिका को, भूपेन हजारिका जी को ये मिला था। ठीक है, भारत रत्न 2019 में। और तीसरे व्यक्ति थे नानाजी देशमुख। कौन से थे, नानाजी देशमुख। इन 3 लोगों को क्या हुआ है, भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को। एक बुक है जिसका नाम है अ बैंड इन द रिवर। इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपके वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट का था उस जमाने के लिए। पेलिंडावा संधि। कौन सी संधि है, पेलिंडावा। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1996 में हस्ताक्षरित अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को पेलिडाम्बा संधि के रूप में भी जाना जाता है। और ये कब लागू हुआ, 15 जुलाई 2009 को ये संधि क्या होती है, लागू होती है। इसकी संधि के अंतर्गत क्या है
कि परमाणु विस्फोटक उपकरणों के अनुसंधान, विकास, भंडारण, कब्जे, निर्माण, नियंत्रण और स्टेशनिंग इसमें शामिल किए गए दलों के क्षेत्र से निषिद्ध, यानी ये सब काम नहीं करेंगे। यह अफ्रीकी क्षेत्र में रेडियो एक्टिव जो कचरा होता है उसकी डंपिंग पर भी क्या लगाता है, रोक लगाता है। कौन सी संधि, पेलिन-डाम्बा संधि। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। भारत के किस पड़ोसी देश को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा इंडिया है और इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा है, म्यांमार। तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो आपका क्या है, बर्मा। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है, बर्मा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आप क्या बताएंगे कि ये जो म्यांमार का जो नाम है ये कब बदला था? ये आपका बदला था 1989 में, ध्यान रखिएगा। 1989 में जो वहाँ पे चूंकि सेना की ही पूरी गवर्नमेंट चलती थी तो आधिकारिक तौर पर जो बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया था सैनिकों के द्वारा 1989 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो 16 सितंबर वाली शिफ्ट में 2017 की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो मिलते हैं फिर से अगले शिफ्ट के पेपर के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से प्रैक्टिस के साथ निकले, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।